हाय एवरीवन, आई एम चंचल भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इंसाइटफुल एजुकेशन। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द पार्ट 4 ऑफ फेडरलिज्म चैप्टर, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है सिविक्स का। तो हम ऑलरेडी इसके 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने नहीं देखा है और इस पार्ट को भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले उन पार्ट्स को जाकर देखिए। तो आज हम इस पार्ट में जो डिस्कस करेंगे बात वो है डिसेंट्रलाइजेशन, इंडिया में विकेंद्रीकरण माने पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया, उसके रीजन क्या थे, क्या क्या चीजें उसके बाद इंट्रोड्यूस हुई, क्या क्या चीजें बदलाव आए, संविधान में बदलाव किए गए। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। तो हमारे कंट्री में डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों है? देखिए, हमारा कंट्री एक बहुत ही वास्ट कंट्री है जिसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं और स्टेट्स के अंदर भी फर्दर बहुत सारे विलेजेस हैं। तो इन सभी के लिए हमें सिर्फ 2 टायर गवर्नमेंट से काम नहीं चल सकता। जैसे कि सिर्फ हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट हो और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट हो, इससे क्या हमारे जो रिमोट एरियाज है, माने कि ऐसे एरियाज जहां पर पानी की कमी है, जहां पर सरकारें दूर दूर तक पता भी नहीं होता सरकारों का, वहां पर रिमोट एरियाज में क्या कोई सरकार काम कर पाती है? तो इसी वजह से एक नया लेवल इंट्रोड्यूस किया गया जो था लोकल लेवल, जिसे बोला गया डिसेंट्रलाइजेशन। वो क्यों किया गया? देखिए, उसका एक और भी रीजन है। हमारे जो इंडिया के स्टेट्स है ना, वो यूरोप के किसी इंडिपेंडेंट कंट्री के जितने ज्यादा पॉपुलेटेड हैं, माने बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश जो कि रशिया के पॉपुलेशन से भी ज्यादा है, देन हमारा महाराष्ट्र जो जर्मनी के पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो ऐसे एरियाज को कवर अप करने के लिए, ऐसे एरियाज पे वहां पे शासन अच्छे से हो सके, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके, तो एक नया लेवल इंट्रोड्यूस किया गया। क्योंकि क्या होता है, देखिए, हमारे जो लोकल लेवल की, अगर आपके किसी गांव की सड़क टूट रही है तो क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे उस सड़क को ठीक करवाने के लिए, या आप स्टेट गवर्नमेंट से गुहार लगाएंगे? क्या स्टेट गवर्नमेंट को उसके बारे में पता भी चल पाएगा? तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो गई थी ताकि सरकार का डिवीजन फर्दर किया जाए और लोकल लेवल तक, उन सरकारों तक, माने लोकल लेवल तक सरकारें बनाई जाए और लोकल लेवल तक लोगों तक शासन को पहुंचाया जाए, जिसके लिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन लागू करना पड़ा, जिसको हम विकेंद्रीकरण भी बोलते हैं, या इसको दूसरे शब्दों में बोला जाता है पंचायती राज सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। माने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से जब हम पावर ले लेते हैं और लोकल लेवल पर हम गवर्नमेंट को पावर देते हैं, उसे बोला जाता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कि आप एक कंपनी में देखिए, एक कंपनी में बॉस होते हैं, लेकिन सारी पावर अगर बॉस के पास चली जाएगी तो जो एक पीएन काम कर रहा है उस कंपनी में, तो क्या उसको अगर कोई दिक्कत होगी तो क्या वो बॉस समझ पाएंगे? नहीं। तो उनके ऊपर हेड बनाए जाते हैं, फिर उनको लीड करने वाले कोई और बनाए जाते हैं, फिर टॉप पर होते हैं बॉस। वैसे ही हमारे जो सिस्टम में टॉप पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद हमारी स्टेट गवर्नमेंट आती है और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी अर्बन एरियाज को डिवाइड किया गया है। मतलब अर्बन एरियाज को जो गवर्नमेंट प्रोवाइड की गई है उसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला जाता है, और या फिर म्यूनिसिपैलिटीज बोला जाता है। और जो हमारे लोकल माने जो रूरल एरियाज है, गांव देहात का जो एरिया है, वहां के एरियाज पे जो गवर्नमेंट है, जो लोकल लेवल गवर्नमेंट काम कर रही है, उसे बोला जाता है पंचायती राज, या फिर आपने सुना भी होगा ग्राम पंचायत। तो ये हमारा है सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो चलिए इसको फर्दर पढ़ लेते हैं अच्छे से। रूरल एरियाज में ये डिसेंट्रलाइजेशन इंट्रोड्यूस करना या अर्बन एरियाज में डिसेंट्रलाइजेशन इंट्रोड्यूस करने के पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियाज थे। वो क्या आइडियाज थे? तो बेसिक आइडियाज हम जान लेते हैं। वो ये है कि टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज फेस्ड एट लोकल लेवल्स, माने हमारे जो भी प्रॉब्लम और इश्यूज हमारे लोकल लेवल पर होते हैं, मान लीजिए गांव की सड़क टूट गई है, मान लीजिए आपके शहर में आपकी जो गली है उसमें से कोई कचरा उठाने नहीं आ रहा है, तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम क्या आप स्टेट गवर्नमेंट को और आप क्या नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे? नहीं ना। तो ये सब चीजों को डील करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन के माने लोकल लेवल इश्यूज के लिए, प्रॉब्लम और इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए भी ये आइडिया एक था कि डिसेंट्रलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया जाए। देन एक बेटर आइडिया टू स्पेंड मनी, माने ये एक बेटर आइडिया होता। स्पेंड मनी माने वहां
उस एरिया में किस तरह से पैसे खर्च किए जाए, उस एरिया को प्रॉपरली कैसे मैनेज किया जाए, वहां क्या क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये सब के लिए भी हमारा ये अमेंडमेंट लाया गया था, हमारा ये डिसेंट्रलाइजेशन लाया गया था। देन at local level it is possible for people to directly participate in the decision making process। माने लोकल लेवल में लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है। आप कभी गांव में गए हो तो आपने अगर किसी की पंचायत देखी हो तो वहां सभी गांव के लोग होते हैं और उनमें से कोई प्रधान होते हैं गांव के लोगों में से ही, या फिर हो सकता है कि जैसे कई गांवों में कम लोग होते हैं तो 2 गांव की एक पंचायत होती है या 3 गांव की एक पंचायत होती है। तो ये सब जो पंचायत का सिस्टम है ये हमारे गांव के लोगों के बीच में से ही है, तो बाकी लोग डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ये लोकल लेवल तक जाता है, जो कि डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का है जिसको हम बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। माने हम इसको पंचायती राज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, हम इसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो एक नेम है, फॉर्मल नेम है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये हमारे 1992 में ये मेजर अमेंडमेंट किया गया था, 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो 73वें और 74वें संशोधन के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा विकेंद्रीकरण माने हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि किया गया था 1992 में। ठीक है, तो इसके पीछे हमने क्या क्या चीजें बदलाव किया। अमेंडमेंट होता है संशोधन में थोड़े थोड़े बदलाव। माने लोकल लेवल गवर्नमेंट पहले से थी लेकिन वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही थी, कोई इलेक्शन रेगुलर नहीं होते थे उनमें। तो इस अमेंडमेंट के बाद से बहुत कुछ सुधार आए। वो क्या थे? तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को लाने के लिए, उसको और पावरफुल बनाने के लिए, रेगुलर इलेक्शंस हो इन बॉडीज में, माने लोकल बॉडीज में रेगुलर इलेक्शंस हो, रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएं, और हमेशा मतलब ऐसा नहीं कि रोज इलेक्शन होंगे, मतलब एक जो ड्यूरेशन होता है किसी भी इलेक्शन का उस टाइम पर वो इलेक्शन हो। ठीक है, देन मैंडेटरी किए गए, माने बहुत ही ज्यादा संवैधानिक रूप से मैंडेटरी किए गए, माने जरूरी किए गए, अनिवार्य किए गए। देन सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडी, सीट्स रिजर्व की गई SC STs OBCs के लिए, जो भी एग्जीक्यूटिव हेड्स होते हैं इंस्टीट्यूशन के, उनमें भी माने जो टॉप पोजीशंस होती हैं उनमें भी SC ST OBCs के लिए सीट रिजर्व की गई, और 1/3 सीट पोजीशंस जो है वो रिजर्व की गई विमेन कैंडिडेट्स के लिए। देन स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाया गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्यों बनाई गई? देखिए हमारे पास, मैंने आपको बताया था, एक चुनाव आयोग है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऐसी ही ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि स्टेट के अंदर ग्राम पंचायत के चुनाव हो गए, जिला परिषद के चुनाव हो गए, ब्लॉक समिति के जो अध्यक्षों का चुनाव हो गया, उनको करवाएगी। तो ये हमारी स्टेट कमीशन थी, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि इंट्रोड्यूस की गई अमेंडमेंट 1992 में, जो कंडक्ट कराएगी पंचायत के इलेक्शन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस को। ठीक है, देन अगला जो अमेंडमेंट में बदलाव किया गया था वो ये था कि स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल बॉडीज। माने स्टेट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पावर्स और कुछ ना कुछ जो हमारे रेवेन्यू है, माने कर, जो उनके पास लोगों से कर जमा होता है, टैक्स, ठीक है, पैसा आता है, वो जो लोकल लेवल तक भी पहुंचाएंगी, उनके डेवलपमेंट के लिए भी देंगी। ठीक है, तो ये हमारे 1992 अमेंडमेंट में ये सब बदलाव किए गए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो आपको नोट्स मिल ही जाएंगे। देन अब हम पढ़ेंगे कि जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होती है उसके अंदर भी लेवल्स होते हैं, तो वो कितने लेवल्स होते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन के रूरल लेवल पे कितने लेवल्स हैं और अर्बन लेवल पे कितने लेवल्स हैं, तो चलिए देख लेते हैं। रूरल लेवल पर सबसे पहला, जो सबसे नीचे वाला लेवल होता है, माने जो सबसे डाउन, जिसको हम बोल सकते हैं सबसे जो शुरू से जमीनी तौर से जिसे हम शुरू करें, तो ग्राम पंचायत सबसे पहला लेवल होता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत जो सबसे पहला लेवल होता है उसमें बहुत सारे वार्ड मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम पंच कहते हैं। ठीक है, ये हर विलेज में होती है, या तो ये हर विलेज में होगी, लेकिन अगर कई विलेज को मिलाकर भी एक पंचायत हो सकती है, जैसे कि कई विलेजेस में कम पॉपुलेशन होती है वहां पर। ठीक है, देन ये डायरेक्टली इलेक्ट करती है कौन, ग्राम पंचायत को कौन इलेक्ट करता है? ग्राम सभा। ग्राम सभा में कौन होंगे? ग्राम सभा में जो भी गांव के मेंबर्स होंगे जो 18 साल से ऊपर हैं
वोट कास्ट कर सकते हैं वो ग्राम सभा के सभी मेंबर होते हैं। तो ग्राम सभा जो होती है वो हमारे ग्राम पंचायत को सुपरवाइज करती है, ठीक है। और इसके जितने भी वोटर्स होते हैं ना वो इसके मेंबर्स होते हैं। माने ग्राम सभा में जितने भी हमारे गांव के वोटर्स होंगे जो वोट डालते होंगे वो ग्राम सभा के मेंबर्स होंगे। और इट हैज टू मीट ट्वाइस और थ्राइस अ ईयर, माने इसकी मीटिंग जो होगी ग्राम सभा की वो 2 या 3 बार होगी एक साल में। किस लिए? एनुअल बजट को अप्रूव करने के लिए, ग्राम पंचायत का एनुअल बजट को अप्रूव करने के लिए ये मीटिंग होती है, ठीक है। अब जो हम बात करें ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत में 5 लोग होते हैं जिन्हें पंच बोला जाता है, ठीक है, जिसका एक हेड होता है जिसे हम सरपंच भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे प्रेसिडेंट होते हैं जिसको सरपंच बोला जाता है। इसे कौन इलेक्ट करेगा? ग्राम सभा करेगी। इतना आपको समझ में आया? इसको ग्राम सभा इलेक्ट करेगी। ग्राम सभा में कौन होंगे? गांव के ही लोग होंगे, ठीक है, जो 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं जो वोट डालते हैं। ये ग्राम सभा के मेंबर होंगे जो ग्राम पंचायत को चुनेंगे, ठीक। इसके जो अगला लेवल होता है, देखिए इस वाले सिस्टम को अच्छे से समझिए पहले, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है हमारे, मैंने बताया आपको सेंट्रल और स्टेट फेडरलिज्म में 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, 2 भागों में डिवाइडेड होती है गवर्नमेंट, इसीलिए इसको संघवाद किया जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो इंडिया है वो क्वासी फेडरल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। वैसे ही यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से शुरू करेंगे हम। सेंट्रल स्टेट के बाद क्या आएगा? जिला परिषद, जिला परिषद के बाद ब्लॉक समिति और उसके बाद ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत से हम शुरू कर रहे हैं। ग्राम पंचायत सबसे निचला लेवल होता है, उसके बाद आएगा ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति कई सारी ग्राम पंचायत को मिलाकर बनेगी, ठीक है। कई सारी ग्राम पंचायत को मिलाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या बनेगा? पंचायत समिति बोलेंगे इसको, या तो बोलेंगे ब्लॉक समिति, ठीक है। अब इसके जो मेंबर होंगे ना वो इलेक्ट किए जाएंगे। वो पंचायत के मेंबर ब्लॉक समिति के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, ठीक है। देन जिला परिषद, उसके बाद अगला लेवल क्या है हमारा? जिला परिषद, जिसको हम ऑल द ब्लॉक समितिज, माने जितनी भी ब्लॉक समितिज होंगी उस एरिया में मिलाकर, पूरे स्टेट के अंदर जितनी भी ब्लॉक समितिज होगी उसको मिलाकर कुछ ब्लॉक समितिज को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मान लीजिए एक स्टेट है जिसके अंदर 10 गांव है, ठीक है। 10 गांव में हर एक के अंदर पंचायत है, तो मान लीजिए 2 पंचायत के ऊपर 1 ब्लॉक समिति है, ठीक है। 2 पंचायत के ऊपर 1 ब्लॉक समिति है, तो कितनी ब्लॉक समिति हो गई? 5 ब्लॉक समिति हो गई। तो 5 ब्लॉक समिति को मिलाकर क्या होगा? बनेगा हमारा जिला परिषद, ठीक है, उसका हेड, ठीक। तो सारे ब्लॉक समिति को मिलाकर बनेगा जिला परिषद, जिसको हम बोलेंगे, इसके जिला परिषद के ज्यादातर मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि इसके मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं ऑलरेडी, जैसे कि एमएलए इसके मेंबर्स हो सकते हैं, इसके मेंबर लोकसभा के एमपीज हो सकते हैं इसके मेंबर, और इसके जो और भी ऑफिशियल्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जैसे कि डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, लेखपाल हो गए, ये भी इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जिला परिषद के जो चेयरपर्सन होते हैं वो पॉलिटिकल हेड होते हैं जिला परिषद के, माने वो पॉलिटिकल हेड होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं है, पॉलिटिकल हेड है, ठीक है, समझिए इस बात को। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने वो उनको पद दिया गया है। वैसे ही हमारे जो राज्य सरकार के अंदर जो लीडर होते हैं, सीएम होते हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, वैसे ही उनको चुना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हेड होगा जिला परिषद का उसे चुना नहीं जाएगा, ये ऑलरेडी इलेक्टेड होते हैं या तो बनकर रहेंगे। पॉलिटिकल हेड माने जो पहले से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होंगे, जैसे कि कलेक्टर हो गए, डीएम हो गए, वो इसके हेड होते हैं जिला परिषद के, ठीक। देन हमारा लोकल लेवल पर भी सेम सिचुएशन है। लोकल लेवल पर अर्बन एरियाज में भी म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं जो कि छोटे छोटे शहरों को मिलाकर बनती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज बनती हैं, और बड़े बड़े शहरों को मिलाकर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनती हैं। तो म्यूनिसिपैलिटीज हमारी टाउन में सेटअप की जाएंगी और बड़े शहरों में किया जाएगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को सेटअप। देन दोनों जो ये होंगी उनको ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करेगी इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, माने इनका चुनाव होता है, ठीक है, इनको जो कंट्रोल करेंगे लोग कंट्रोल करते हैं, लोग इनके लोगों को चुनकर भेजते हैं। आपने सुना होगा एमसीडी के इलेक्शन है, दिल्ली में जब इलेक्शन होते हैं एमसीडी में कौन है? बीजेपी है। तो वैसे ही यहाँ पर भी एमसीडी के जो लोग चुने जाते हैं, वो जो लोग होते हैं ना उसमें एमसीडी मिलकर बनती है, ठीक, जो हम लोग चुनकर भेजते हैं, ठीक। तो मेयर इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसका जो हेड होता है, चेयरपर्सन होता है, वो मेयर कहलाता है। तो ये हमारा लोकल लेवल और हमारा अर्बन लेवल का जो डिसेंट्रलाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब देख लेते हैं कि भारत में और क्या क्या चीजें हैं इनसे रिलेटेड।
तो इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट था जो कुछ हद तक सक्सेसफुल हुआ है और कुछ हद तक इसे अभी भी हम कह सकते हैं प्रोसेस में है। जैसे कि हम मान सकते हैं कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी बात है जो दिया गया है इसमें, जो कि हमारे विधानसभा और लोकसभा में नहीं दिया गया है। वैसे ही और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि लोकल लेवल पर डिसीजन मेकिंग बहुत ही स्मूथ हो गई है, जो थोड़े करप्शन था काफी कम हो चुका है लोकल लेवल पर। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि कुछ जो स्टेट हैं उन्होंने अभी भी पूरी तरह से पावर्स जो है ट्रांसफर नहीं की है लोकल लेवल्स पर। तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स अभी भी अपनी पावर्स को आगे फर्दर डिवाइड नहीं करना चाहती है, पावर शेयरिंग नहीं करना चाहती है। तो ये जो लेवल है गवर्नमेंट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि ये जमीनी तौर से जुड़ा हुआ है लोगों से। जैसे कि हम इलेक्ट करते हैं नेताओं को, नेता इलेक्ट करते हैं बाकी नेताओं को, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति को, वैसे हमारा लोकल लेवल पर नहीं होता, हम डायरेक्टली उन्हें इलेक्ट करते हैं। तो वैसे हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, डिसेंट्रलाइजेशन को आगे बढ़ाएं, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी हमारे देश में होना बाकी हैं। जैसे कि बहुत सारी पावर्स जो डिसेंट्रलाइजेशन में बांटी गई थी वो अभी तक लोकल लेवल तक नहीं मिल रही हैं। कुछ जो स्टेट है फंडिंग नहीं देते हैं ज्यादातर। तो ये जो है बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम है, एक जिसको बोल सकते हैं सेटबैक है। तो अभी भी इंडिया को डिसेंट्रलाइजेशन को पूरी तरह से अचीव करने में काफी टाइम लग सकता है। तो चलिए, ये हमारा आज का चैप्टर था। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आगे के चैप्टर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को जरूर। और आपको नोट्स हमारे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।